हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये बताया था कि क्या विवादित जिसके किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट केस पेंडिंग है, तो उसको परचेज किया जाना कितना सही है और उसके क्या परिणाम होंगे। तो इसका वो पार्ट वन था। उसमें मैंने हाई कोर्ट का जजमेंट रिसेंट डिस्कस किया था, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर सभी को प्रॉपर्टी खरीदना पड़ती है। तो ये पार्ट टू है, और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट डिस्कस करूंगा, नटशेल में करूंगा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि देखिए, किसी भी लिमिट में उस प्रॉपर्टी को अगर आप अगर अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और आप खरीद रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं उसको सेक्शन 52 को एक बार नटशेल में आपको बता देता हूँ, फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए, उसमें ये था कि सेक्शन 52 ये कहती है, जो अब डिस्प्ले भी हो जाएगी, कि अगर किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है और वो कोर्ट केस पेंडिंग है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। ये कहा है, जो वर्ड यूज हुआ है, सेंटेंस यूज हुआ है, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये स्पेशली जो सेक्शन है, वो बैन नहीं लगाती है कि आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते। ओनर अगर किसी उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप बेच ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि आप ट्रांसफर इसलिए नहीं ट्रांसफर कर सकते। सेक्शन ये कहती है कि आप ट्रांसफर इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो अगर दूसरे की पार्टी के राइट अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इसलिए बेसिकली इस सेक्शन का पर्पज ये है। तो अगर मान लीजिए आपने ट्रांसफर कर दिया, दूसरी प्रॉपर्टी के फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो वो तो ट्रांसफर हो चुकी है। तब क्या होगा, फिर उसके लिए अलग से केस लड़ा जाए उस पार्टी के खिलाफ जिसने परचेज कर लिया। तो इसलिए ये सेक्शन लाई गई है। अब ये अब जो मैंने कहा, कंप्लीट बैन नहीं लगाती है कि आप बेच ही नहीं सकते अगर डिस्प्यूट चल रहा है। आप बेच दीजिए, लेकिन जो परचेज करेगा, वो उसका राइट भी गवर्न के, जो ऑर्डर कोर्ट में जो डिस्प्यूट पेंडिंग है, उसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा और फाइनलिटी अटेंड करेगा वो ऑर्डर, तब उसी ऑर्डर के पे डिपेंड करेगा जिसने वो परचेज किया है उसका राइट। तो अगर खिलाफ आ गया ओनर के, तो फिर वो प्रॉपर्टी जिसने भी नए परचेज की है, उसको वापस कर उसको देनी पड़ेगी। तो नटशेल में अब सुप्रीम कोर्ट का मैं जजमेंट आपको बताता हूँ। इसमें क्या हुआ, इसके फैक्ट्स ये थे कि जैसे मान लीजिए कि एक ए है, उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो उसने जो परचेजर थे, वो काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी, 129 एकड़ के आसपास। तो 5 लोग ने उसको परचेज किया। तो हुआ ये कि जो 5 लोग थे, उन्होंने एग्रीमेंट टू, वो जो ओनर था उसने एग्रीमेंट टू सेल किया उन 5 लोगों के फेवर में, और एक वो पावर ऑफ अटॉर्नी इरिवोकेबल इश्यू कर दी, पोजीशन दे दिया। अब उन लोगों के 5 लोगों के पास पोजीशन आ गया। अब उन 5 में से 2 लोगों ने एक थर्ड पार्टी को अपना अपना पोर्शन जो है वो सेल करने के लिए फर्दर एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। और उस सेल डीड भी नहीं, वो सेल डीड नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल किया। और साफ उस एग्रीमेंट टू सेल में कहा कि इसमें हालांकि क्योंकि ये हमारा पोर्शन है, इसमें किसी और को ऑब्जेक्ट करने का राइट नहीं है, लेकिन उन लोगों का भी जो बाकी बचे, उन सब का भी नो ऑब्जेक्शन है, ताकि टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रहे। अब हुआ ये कि उसने जिसने परचेज किया वो 2 लोगों का पोर्शन, उसने 75% जो अमाउंट था सेल का, वो उसने दे दिया, और जो 25% था वो विद इन 3 मंथ्स देना था। हुआ ये कि 3 मंथ्स के अंदर जब वो 25% पैसा देने के लिए पहुंचा, तो वो लोग, दोनों लोग जो जो अपना बेच रहे थे शेयर, वो अवॉइड करने लगे। तो अवॉइड करने लगे नहीं, उन्होंने से रजिस्टर कराई सेल डीड, तो जो है उसने सूट फाइल कर दिया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और पोजीशन के लिए। अब ट्रायल कोर्ट ने उसको, जो जो खरीद रहा था, जिसने 75% अमाउंट ऑलरेडी दे रखा था, उसके खिलाफ ऑर्डर कर दिया, कि वो ये कहते हुए कि वो ये साबित नहीं कर पाया कि विद इन 3 मंथ जो है जो बैलेंस अमाउंट था वो दे दे पाने की कंडीशन में था। मामला पहुंचा हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट ने पाया कि नहीं ये गलत है। वो जो है वो जो जो आदमी 75% ऑलरेडी दे रखा है, वैल्यू थी उसकी लगभग 40 लाख रुपए उस समय, ये 82 85 के बिटवीन की बात है। तो तब 40 लाख रुपए जो जो टोटल अमाउंट है उसमें से 75% अमाउंट दे चुका है, तो वो 25% क्यों नहीं देगा तैयार होगा। और उसने बकायदा ये कहा था, ये बताया था कि मैं इस डेट को गया था। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है, और फिर उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जितना पैसा दे चुका था ऑलरेडी, उतने का वो जो है सेल डीड वो कराएं जो ओनर है। अब वो उन लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने ऑर्डर उसके उनके फेवर में देते हुए, और जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट डाला था, जो परचेजर था प्रोस्पेक्टिव, वो जो है उसने उनके खिलाफ कहा कि नहीं ये नहीं बनता है, वो साबित नहीं कर पाया। उसमें उन्होंने एक ग्राउंड लिया, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वो पुराना एग्रीमेंट था जो ओरिजिनल ओनर ने उन 5 लोगों के लिए किया था, उन उसमें इन्होंने इसको भी पार्टी मान लिया कि ये भी था। तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको पैसा देने की, तब भी नहीं दे पाया, और जब दोबारा एग्रीमेंट टू सेल हुआ तब भी ये 3 महीने लैप्स कर गया और पेमेंट नहीं कर पाया। इसलिए इनका नहीं बनता है, और वो सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये रिजेक्ट हुआ तो इन्होंने देखा जिसने ये अमाउंट दे रखा था 75%, कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई है। और वो गलती ये कि उन्होंने वो जो दूसरा पहला वाला एग्रीमेंट था उसमें इसको माना कि ये भी पार्टी था, जबकि पार्टी तो वो 5 लोग थे जिन्होंने खरीदा था, और इसने उन 5 में से 2 लोगों से वो परचेज किया था, उसका एग्रीमेंट टू सेल अलग था। लेकिन क्योंकि उसमें एक पैरा ये पड़ा था कि हम सबके नो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ताकि क्लियर रहे, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो ये अपरेंट मिस्टेक ऑफ रिकॉर्ड है। अब एक प्रोविजन है, वो ये कहता है कि जहां पर ये किसी ऑर्डर में ये पाया जाता है कि वहां पे अपरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड पाई जाती है, और वो ऑर्डर के देखने से पता चलती है, तो उसमें हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो उसने रिव्यू फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका टाइम होता है विद इन 30 डेज फाइल करनी होती है ऑर्डर के। तो उसने 28 डे पे 2 दिन पहले ही, मतलब टाइम पूरा होने से वो फाइल कर दी। अब हुआ क्या, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, देखिए ध्यान से सुनते रहिए। अब जब वो तो फाइल कर दी, और फाइल करने के बाद वो उसमें कुछ पिटीशन टाइम लगता है कोर्ट में लिस्ट होने में। इन बिटवीन जो है वो जो है प्रॉपर्टी की ऑर्डर तो हो ही रखा था सुप्रीम कोर्ट का, वो उन्होंने जो है उन 2 लोगों ने वो किसी स्ट्रेंजर को बेच दी। अब ये कोर्ट में लिस्ट हुई रिव्यू पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन आए, पहले पहले तो ये देखना है कि रिव्यू मेंटेनेबल है कि नहीं वो पिटीशन, और दूसरा कि अब ये हुआ कि वो तो प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो क्या इसमें सेक्शन 52 एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस। तो अपोजिट पार्टीज ने तो कहा कि नहीं होगी भाई, क्योंकि ऑर्डर फाइनल हो चुका था, और ये कोर्ट में तो लगी नहीं थी इनकी रिव्यू पिटीशन, उससे पहले ही भेज दिया। तो पहले तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर वो मेंटेनेबल नहीं होती तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं था दूसरा, फिर तो रिजेक्ट ही थी। तो कोर्ट ने पाया कि ये अपरेंट मिस्टेक हुई है ऑन रिकॉर्ड, कि वो जो जिसमें कोर्ट ने ये मान लिया कि इसने पहले भी एग्रीमेंट टू सेल किया था और परफॉर्म नहीं कर पाया अपनी ड्यूटी, पैसा नहीं दे पाया, और दोबारा जब अपॉर्चुनिटी मिली 3 महीने की में पैसा देना था तो वो तब भी नहीं कर पाया, तो ये गलत है, क्योंकि उस वाले में पहले वाले में वो पार्टी नहीं था। तो अपरेंट तो रिव्यू तो मेंटेनेबल है। अब क्वेश्चन उठा कि ठीक है कि अब वो प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है, तो उस लिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो कोर्ट ने पाया, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में सेक्शन 52 को डिस्क्राइब किया था, कोर्ट उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि भाई सूट की पेंडेंसी के दौरान जब तक वो ऑर्डर फाइनल ना हो जाए तब तक जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने पर ये एप्लीकेबल हो जाती है। तो उसमें सेक्शन में तो ये क्लियर नहीं है अभी कब से कब तक वो पीरियड माना जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस बात को क्लियर करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ।
For the purposes of this section, the pendency of a suit or proceeding shall be deemed to commence from the date of presentation of the plaint or the institution of the proceeding in a court of competent jurisdiction. तो ये बताता है कि कब से वो पेंडेंसी मानी जाएगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वो बताता है जैसे ही कोर्ट प्रेजेंट किया जाएगा प्लेन कोर्ट में या इंस्टीट्यूट होगा, मतलब फाइल होगा कोर्ट में केस, तब से वो पेंडेंसी मान ली जाएगी कि कोर्ट में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस पेंडिंग है। पहली बात इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, कब तक मानी जाएगी, तो उसके लिए आगे लिखा है एंड टू कंटिन्यू अंटिल द सूट और प्रोसीडिंग्स हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय ए फाइनल डिक्री और ऑर्डर एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड। और तब तक पेंडिंग माना जाएगा जब तक कि उस पर फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। और जो फाइनल ऑर्डर होता है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता, मतलब उसका कंप्लायंस नहीं हो जाता। उसके आगे क्या लिखा है, ये और इम्पोर्टेंट है, और हैज बिकम अनऑब्टेनेबल बाय रीजन ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जीक्यूशन देयरऑफ बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब या तो वो फाइल हो, जैसे अपील वगैरह का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अब जैसे या तो अपील फाइल हो जाए विद इन टाइम, जो भी टाइम लिमिट होती है, जैसे अपील या रिव्यू जो भी होता है, और या वो टाइम निकल जाए तब जाके वो फाइनलिटी मानी जाएगी ऑर्डर की, ठीक है ना, समझे। जैसे कि एक तो फाइलिंग का कहाँ से स्टार्ट होगी ये तो क्लियर हो गया, जैसे ही कोर्ट में आप सूट फाइल किया, प्लेन फाइल किया, उस दिन से पेंडिंग माना जाएगा। ये नहीं कि कोर्ट जब तक लिस्ट नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगी, जिस दिन फाइल किया उस दिन से माना जाएगा। लेकिन कब तक चलेगा वो पेंडिंग, जब तक कि वो फाइनल ना हो जाए ऑर्डर। अब फाइनल ऑर्डर हो गया जैसे इस मामले में, तो वो पीरियड निकल जाना चाहिए जिसमें वो अपील कर सकता है अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है, या तो वो पीरियड निकलने के बाद फिर अगर आपने भेजी तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। तो कोर्ट ने पाया कि रिव्यू फाइल हो गई थी विद इन टाइम, 30 डेज का टाइम है सॉरी 28 डे में वो फाइल हो गई थी, तो वो विद इन टाइम है, तो वो कोर्ट में लिस्ट हुई बाद में हुई उससे फर्क नहीं पड़ता है, विद इन टाइम थी तो ये अप्लाई होगी सेक्शन। और ये सेक्शन अप्लाई होने का मतलब क्या, जो नया परचेजर था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको वो वापस करनी पड़ेगी, और उसको जो जिसने 75% ऑलरेडी जो पूरा लड़ता हुआ आ रहा था उसके फेवर में ऑर्डर किया, कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जितना पैसा ऑलरेडी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उतना परसेंट का जो है उसकी सेल डीड करा दी जाए प्रॉपर्टी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए एकदम लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद प्रॉपर्टी बेची गई थी, तब भी वो रिव्यू का एक ऑप्शन क्योंकि खुला हुआ था और वो विद इन टाइम फाइल कर दी गई, उस वजह से उसको वापस करना पड़ा, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि डिस्प्यूट में आ गई, अब उस क्राइटेरिया में आ गई। इसी तरह से एक छोटा सा मैं बहुत जल्दी से दूसरा जजमेंट बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये भी लेटेस्ट है। इसमें क्या हुआ, इसमें फैक्ट्स भी, उसमें भी यही डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को और किसी स्ट्रेंजर को बेच दिया, पर उसने जो नया परचेजर था स्ट्रेंजर, उसने क्या लिया प्ली कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ, मुझे तो ओनर ने बताया ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसलिए मेरे पे एप्लीकेबल नहीं हुई। कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 52 क्लियर कट ये कहती है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग पेंडेंसी। तो ठीक, ये बात सही है कि पूरा ब्लैंकेट बैन नहीं लगाती है कि आप बेच ही नहीं सकते, बेच सकते हैं, बट अगर वो बेचते हैं तो चाहे आपको जो खरीदता है उसे पता हो, उसकी जानकारी में हो या ना हो जानकारी में, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके राइट गवर्न होंगे उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है उसके फाइनल आउटकम पे, ठीक है। तो चाहे मैंने अगर प्रॉपर्टी खरीदी, अनजाने में खरीदी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे नहीं पता था, मैं बोनाफाइड हूँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी पे अगर डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है तो जो फाइनलिटी ऑर्डर अटेंड करेगा उस मामले में, उस ऑर्डर पे के जो है अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी के राइट्स डिपेंड करेंगे कि भाई किसको मिलेगी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो आपको भाई उसका इंक्वायरी तो करनी होती है कि भाई जिससे आप खरीद रहे हैं वो असल में मालिक है नहीं है, वो सब तो अलग है। लेकिन आपको साथ में ये भी इंक्वायरी करनी है कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपके जो ओनर जो जो आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, वो ओनर जो है प्रॉपर्टी का, अगर उसके फेवर में ऑर्डर आता है फाइनल, चाहे कभी भी आए, तो वो तब तो कोई बात नहीं है। बट अगर उसके अगेंस्ट आया तो फिर आपका कोई एक्सक्यूज काम नहीं करेगा और आपको वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। ये और बात है कि आप उसकी रिकवरी के लिए फिर पैसा अपना जो दिया है आपने उसकी रिकवरी के लिए उससे केस डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत फिर वही लंबा टाइम लगेगा। और इसके लिए एक आपको मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप ये परचेज करें किसी तरह की इस तरह की प्रॉपर्टी, तो चाहे वो सेल डीड वगैरह जो रजिस्टर्ड होती है उसी में एग्रीमेंट टू सेल में जो रजिस्टर्ड कराना है उसमें आप एक क्लॉज डलवा दें जिसमें वो साफ साफ ओनर जो है इस बात को ओन करे कि इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, ताकि आप रिकवरी करने में कम से कम पैसे की उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था इशू, इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट लेकर आया आपके लिए, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं है, उसको जानकारी में लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिस्प्यूटेड है तो वो कोर्ट के और फाइनल डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा कि वो आपके पास रहेगी या नहीं। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो। नमस्कार।